हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एमपीपीएससी नहीं यूपीएससी के लिए। तो आपने देखा होगा कि आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था। कुछ लोगों के पास कुछ लोगों ने पेपर दिया भी होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ लोगों के पास ये पेपर आया होगा फॉरवर्ड होके, जो भी पीडीएफ वगैरह मार्केट में आ गए हैं पेपर के, कि भाई जो पहला पेपर था जीएस जो जिसके मार्क्स काउंट होते हैं एक्चुअल में, तो वो पेपर आपका टफ था। सिंपल शब्दों में टफ था, पेपर काफ़ी टफ था। यूपीएससी ऑलरेडी 5 महीने डिले था लगभग अपने शेड्यूल से कोरोना की वजह से, तो ये पेपर आज हुआ है। पेपर देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वही एग्ज़ाम निकाल सकता है पेपर, ये उसी का निकलेगा जिसने उसको डिटेल में पढ़ा है, जिसने टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, उस चीज़ को समझा है, इमेजिन किया है और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है वो। अगर आपके पास सिर्फ बने बनाए नोट्स हैं, उसी नोट्स को आप बार बार रिवाइज कर रहे हो, ये पूरा हिस्ट्री हो गया, ये पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो चांसेस कम है। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर था पूरा। हर चीज़ अगर आपने डिटेल में पढ़ी, उसका आप एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो विद इन एग्जाम के पैरामीटर्स के अंदर। अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट शायद आपको याद होंगे, 2 पॉइंट आपके नोट्स में भी होंगे, सिलेबस में भी होंगे, पढ़े भी होंगे आपने, पर बाकी 2 पॉइंट आपको सोचने पड़ेंगे। सोच कौन सकता है? जिसने उस कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। अगर आपने उस कंसेप्ट को नहीं समझा है तो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आपको काफ़ी सवाल ऐसे लगेंगे जिनका पेपर मेरे पास है, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लगा रखे हैं पर वो गलत लगा रखे हैं, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कंसेप्चुअल नॉलेज की बड़ी ज़रूरत है। ओके, ठीक है। दूसरा, पेपर का पूरा देख के पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है भैया साइंस की तरफ। पेपर पूरा साइंस और साइंस के एप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कन्वेंशनल जो जिसके लिए आप बोलते हो यूपीएससी भाई हिस्ट्री बड़ी खतरनाक आती है, पॉलिटी बड़ी खतरनाक आती है, मात्र 3 या 4 सवाल हैं हिस्ट्री के और लगभग 5-6 ही सवाल हैं पॉलिटी के। तो कोई भी इतना मतलब टोटल मान के लिए 15 या 20 सवाल हैं, तो गवर्निंग सवाल नहीं है कि ये आपका पूरा बैलेंस शिफ्ट कर देंगे किसी ऐसे इंसान की तरफ जिसने हिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ी है। और अगर आए भी हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन तो बड़े टफ आए हैं। प्रीलिम्स के आपका एंशिएंट के भी देख लीजिए, मेडिवल के भी देख लीजिए, टफ क्वेश्चन है। मॉडर्न लगभग सबका सही हो जाता है हिस्ट्री में, तो मॉडर्न के क्वेश्चन भी अच्छे से हैं, पर लॉजिक बेस्ड है। मतलब इंडिको के ऊपर क्वेश्चन आया, फोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आया, तो जिसने रियल में बुक पढ़ी है, जिसने पता है कि भाई उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, उसको पता है कि इसके पीछे क्या हुआ था, तो वो सवाल सही लगा लेगा, वरना बड़ा मुश्किल है। ओके, एक और चीज़ जो मैं समझ में आ रही है वो है कि अब यूपीएससी एंड फॉर डेट मैटर अगर आप एमपीपीएससी का भी पेपर देखेंगे इस बार का जो सिलेबस है, तो वो जो टॉपिक्स हैं उनके, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आपको अपने आइडियाज़ और लॉजिक को यूज़ करना है। आप सिर्फ और सिर्फ रोट लर्नर नहीं रह सकते अब, कि आपने कोई चीज़ रट ली, कोई मटेरियल मंगवा लिया, उसे पूरा रट लिया कवर टू कवर, उसके नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसी को पढ़े जा रहे हैं ये सोच के कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा आपको अब पढ़ना पड़ेगा अलग तरीके से, और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक और चीज़ समझ में आ रही है इस पेपर से देख के, यू नीड एम्फेसिस ऑन बुक रीडिंग, यू नीड टू रीड बुक्स, गुड बुक्स। ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। ओके, और आपको नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स डाइवर्स सोर्सेज से होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए सवाल आता है आधार के ऊपर, ओके, आधार के ऊपर 1-2 सवाल भी आए हैं, अच्छे सवाल हैं। तो आधार के ऊपर सवाल आया, मान लीजिए वो चीज़ किसी एक आज के पेपर में आती है, द हिंदू में आती है, आपने वहाँ से मटेरियल निकाल लिया, पर अब आपको उस हिंदू में, मान लीजिए द हिंदू में 4-5 पॉइंट लिखे हैं आधार के ऊपर, ये आधार फंक्शन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ चेंजेस हुए हैं उस एक्ट के अंदर, वो आप लिख सकते हो। आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये चीज़ अगर कहीं और पेपर में कवर हुई है, किसी और मैगजीन में कवर हुई है, किसी और सोर्स में कवर हुई है, गवर्नमेंट के किसी पेपर में आई है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा, उसमें ही ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपको अगर एक टॉपिक के बारे में पूछा जाए तो आपको लगभग उसका पूरा वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, रादर देन सो इसके लिए मतलब कि आपको वेल रेड होना पड़ेगा, मतलब आपको काफ़ी कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हैं, नया आपको पढ़ना है, अब ये चीज़ थोड़ी एग्जॉस्टिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को काम करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। आपको न्यूज़पेपर 2-3 पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग, भले आप ऑनलाइन पढ़ लें चाहे जैसे भी फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हो, तो आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अलग अलग के कंपाइलेशन नोट्स बनाने पड़ेंगे। नाउ दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी टफ, ओके, बिकॉज ये चीज़ अगर आप आइडियली देखो, कोई बच्चा सोचा कि मैं 1 साल यूपीएससी की तैयारी करूँगा और मैं 1 साल बाद प्रीलिम्स में बैठूंगा, तो 1 साल के अंदर इतना नहीं हो पाएगा।
आपको कुछ साल कुछ टाइम देना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा कि हाँ भाई इतना इतना और अपन को टाइम लगेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है कि आपको अब हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो कि जैसे सवाल यहाँ पर आया था दैट इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एनजॉइंड बाय, एनजॉइंड मतलब कि कहाँ पे लिखा हुआ है, एनजॉइंड का मतलब तो आपको वोकैब भी अच्छी चाहिए आपकी। एनजॉइंड मतलब कि कहाँ पे ऐसा लिखा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन है, उसके ऑप्शंस दिए हैं। तो अब अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं लिख पढ़ना है कि आपने कोई बुक उठा ली स्टैंडर्ड पॉलिटी की और उसको A to Z पढ़ लिया। आपको मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जो जो एक्ट आपको दिख रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, कोई भी एक्ट को इन्वोक करता है, सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट पास करता है तो वो बताता है किस एक्ट के अंदर हम ये पास कर रहे हैं वगैरह वगैरह, या किसी एक्ट को के पर्सपेक्टिव को वो ब्रॉडन कर देता है। तो वो एक्ट न्यूज़ में क्यों रहा, वो एक्ट किसका पार्ट है, पार्ट 4 है, पार्ट 3 है, पार्ट 5 है, पार्ट 4 में क्या आता है, पार्ट 3 में क्या आता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आता है, पार्ट 4 में DPSP आता है, DPSP में भी कौन सा DPSP का मेन थीम क्या है। ये सारे सवाल अब आपको जब आप पढ़ रहे हो उसे तो क्वेश्चन करना है अपने अंदर, ये लाया क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम DPSP यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम फंडामेंटल राइट यूज़ कर रहे हैं, क्या किसकी थिंकिंग थी उसके पीछे, क्यों फंडामेंटल राइट्स को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, क्यों फंडामेंटल राइट्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये सारे सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, और जब ये सवाल आप अपने आप से पूछोगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट को लेके बढ़ जाएगी। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कंसेप्ट को लेके बढ़ जाएगी तो किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उस सवाल को कर पाओगे। और यही यूपीएससी आपसे अब चाह रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी चीज़ को रट लो, कोई भी एक टाइप की मैगजीन सब्सक्राइब कर लो, जो भी उसका नाम हो वो आप कवर टू कवर इकट्ठा कर लो, 12 महीने की इकट्ठी होगी आपके पास मैगजीन, वो 12 महीने की आप पढ़ के चलेगा और बोले कि भैया अब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको काफ़ी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी में भी लेके, पहले ऐसा सवाल था एक टाइम पे 2013-14 के आसपास कि सिर्फ नेशनल पार्क के ऊपर सवाल आते थे। ओके, अब क्या पूछ रहा है, नेशनल पार्क का लोकेशन पूछा जाता था, अब वो पूछ रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज और वो कहाँ पाई जाती है। ओके, अब ऑप्शन में सिर्फ नेशनल पार्क नहीं दे रहा, क्योंकि आपको पता है, उसको पता है कि 114 के आसपास नेशनल पार्क है लगभग, लोग याद रख ही लेंगे या एरिया वाइज याद रहेगा लोगों को। अब वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूछ रहा है, दो ऑप्शन डालेगा नेशनल पार्क के, 2 ऑप्शन डालेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। तो अब आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड डेटा भी अपने पास इकट्ठा करना है। बायोडाइवर्सिटी वैसे भी ऑलरेडी बड़ा टॉपिक है और उसमें भी अब आपको ये डेटा रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेयर लेवल पे देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो चाहता है कि आप जूझें उस चीज़ से, वो चाहता है कि आप एक ईजी वे की तरफ मत जाइए। ये मत सोचिए कि कौन सा रास्ता आसान है, या एक जगह कहीं कंपाइलेशन मिल गया किसी भी चीज़ का तो एकदम आंखें चकाचौंध हो जाती हैं उसकी तरफ कि यार चलो आज ये मटेरियल खरीद के लाते हैं, बहुत हेल्प होगा। आपकी सोच सही है कि आपको मटेरियल चाहिए। हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें भी ये लगता था यार ये मटेरियल बड़ा अच्छा है, वो मटेरियल अच्छा है, पर सबसे सही मटेरियल होता है जो आपका न्यूज़पेपर होता है, आपकी जो स्टैंडर्ड मैगजीन्स कुछ आ रही होती हैं, जो कोई भी न्यूज़पेपर ग्रुप पब्लिश कर रहा है, उसमें से आप जो मसाला न्यूज़ है आपके काम की नहीं वो हटा दीजिए, बाकी चीज़ें आप देखिए, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए। जैसे आज क्वेश्चन आया था कॉपर स्मिथ बारबेट वगैरह क्या होता है। अब जिसको थोड़ा सा आइडिया हो, ये बारबेट वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, उसमें ऑप्शंस में दिखा था कि चिड़ियाँ हैं, फिश हैं, एम्फीबियन है, जो भी कुछ ऑप्शन था। तो इवन अगर कोई वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा भी फॉलो कर रहा है तो उसको पक्का पता होगा कॉपर स्मिथ बारबेट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि यार ये ऑप्शन क्या था। अब आपको होगा क्या कि मेजॉरिटी कोचिंग वाले क्या करेंगे, दे विल मेक देयर नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रीलिम्स के पेपर वगैरह जो भी कुछ आया है, और जैसे ही आप जो नए लोग हैं जो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, वो पेपर तो सबके पास अवेलेबल रहता है, वो कोचिंग में देखेंगे अरे यार ये सवाल तो इसकी कोचिंग से है। ऐसा नहीं होता, इट्स द अदर वे अराउंड, इट्स ऑलवेज द अदर वे अराउंड। व्हाट दे डू इज, ये सवाल आया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस किया, थोड़ा मटेरियल इकट्ठा किया और आपको आपके कंपाइलेशन में डाल दिया। पहले महीने, सेकंड महीने जो भी आपको मंथली वर्कशीट मिलती हैं या जो भी आपको मैटर मिलता है। हमारा यहाँ पे काम थोड़ा अलग है, हम बच्चों से खुद ज़्यादा मेहनत करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से समझे। देखिए, टीचर का रोल, हमारा रोल ये नहीं है कि हम पूरा पेपर प्रेडिक्ट कर दें और बता दें कि भैया ये आने वाला है। हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी चीज़ का, यार ये पूछा नहीं गया है, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर आज का पेपर देख के तो मुझे वो उस चीज़ पे भी डाउट हो रहा है कि एज अ फैकल्टी कि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि ऐसी चीज़ें भी आ सकती हैं। इट्स रियली
यू नो थिंग्स जो करंट अफेयर्स भी ऐसा है 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, कि वो स्कीम के बारे में पूछा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बड़ी पुरानी है, आज से लगभग 4 या 5 साल तो डेफिनेटली हो गए। उसके ऊपर आज सवाल है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है। तो वो आपको स्कीम वगैरह तो याद रखनी है कि भाई उसका काम क्या है, भाई क्रेडिट दे रहा है, किसान को क्रेडिट दे रहा है, पर उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क कर रही है स्कीम, कौन किसको पैसे दे रहा है, किसके पास जा रहे हैं, वो पैसे सरकार वापस कैसे ले रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। और जब आप ये चीज़ें देखेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स अपने खुद बनाएंगे, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा, रेदर देन ये नोट्स कहीं से इकट्ठा। क्योंकि कोई भी मटेरियल अगर कोचिंग वाला आपको दे रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो कम से कम 1 या 2 पेज का मटेरियल आपको देगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या 1 या 2 पेज आपके लिए पॉसिबल है कि वो पूरा याद रख सकें आप? नहीं है पॉसिबल। आपको उसका कंसेप्ट समझना है, कोर समझना है। ये कोर अगर आप समझ गए तो यही कोर आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, और यही कोर आपको मेंस में अपने पॉइंट को शॉर्ट में लिखने में काम आएगा। इसलिए किसी भी चीज़ की कोर को समझने की कोशिश करिए। जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, अपने घर पे ही बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अच्छी बुक्स ऑर्डर करें, रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई इक्का दुक्का वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड की कौन कितना हार्डवर्क कर रहा है, कौन कितने डिटेल में आपको कोई चीज़ समझा रहा है। बाकी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो कोचिंग का रोल इन पेपर्स के बाद, इस टाइप के पेपर्स अगर 1-2 साल हो रहा है, पिछले साल हमने देखा था कुछ इस टाइप का एक इंक्लिनेशन था, पर इस साल तो डेफिनेटली लग रहा है कि कोचिंग वालों की कोई ज़रूरत आपको पढ़ने नहीं वाली है, ज़रूरत अलग तरीके से पड़ेगी। होगा क्या कि अब कोचिंग वालों का जो रोल है वो रीडिफाइंड होगा। जैसे कि अब हम आपको जो चीज़ें बेसिक पढ़ाते हैं, जैसे भाई हिस्ट्री पढ़ा दी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दी, मेडिवल पढ़ा दी, तो कोचिंग वालों को भी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कोचिंग था उनका कि यार इतना इतना डिस्कस करना है, इतनी इतनी डायनेस्टीज पढ़ानी है, इतना हो गया बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। अब हमें उसके बाहर भी बढ़ाना पड़ेगा, हमें बच्चों को थोड़ा डिटेल, थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने इतना मटेरियल पढ़ा दिया आपको, हम आपको एक रेफरेंस सोर्स बताना पड़ेगा कि यार ये रेफरेंस सोर्स है, ये बुक अच्छी है या ये ऑथर अच्छा है, इससे भी एक बार चैप्टर पढ़ लेना। तो अब आपको अपार्ट फ्रॉम योर ओन नोट्स आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे उस बुक से, या पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से, या पीएचडी थीसिस से, किसी की जो भी उस फील्ड में काम किया है जिसने भी, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपको उस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, और जब आप ऐसा काम करेंगे तब आपको लगेगा कि यार अब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक्चुअली मैंने अपने शायद पहले के लेक्चर में भी कभी बताया था ये बात कि जो 1980s या 1990s के आसपास के जो IAS IPS ऑफिसर्स बनते थे, उस टाइम पे कोचिंग्स नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे ये सारे लोग लाइब्रेरी में बैठा करते थे, सब के सब लाइब्रेरी में जाते थे, किसी सरकारी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, और लाइब्रेरीज़ में जो घंटों घंटों पढ़ता रहता था वो यूपीएससी का कैंडिडेट कहलाया जाता था। बाकी लोग सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते थे। यूपीएससी वाला हर सेक्शन से बुक्स निकालेगा, इकट्ठा करेगा, पढ़ता रहेगा, नोट्स बनाएगा, ये उनका काम रहता था। तो ऐसे में जब क्या होता था, कोई गाइडेंस नहीं होता था, वो खुद ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करते थे और खुद ही उससे जूझते थे और खुद ही उससे नोट्स बनाते थे। कोचिंग वालों का काम, आज हमारा काम थोड़ा रीडिफाइंड होता है इस टाइप के पेपर से। मैं आपको इन मामलों में ये नहीं कहूँगा कि यार क्लेम करने लगूंगा कि नहीं यार ये तो हमारे कोचिंग के नोट्स से है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए। हमारा काम रीडिफाइंड होता है, रीडिफाइंड मतलब चेंज होगा थोड़ा। काम इस तरह से होगा कि अब हमें आपको नए नए सोर्सेज भी बताने पड़ेंगे पढ़ाई के, कि आपको अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स, बेटा ये मैगजीन है, ये मैगजीन पूरी पढ़ कर आओ, बेटा ये पेपर है, इसमें ये आर्टिकल्स आया है, इसको दोबारा पढ़ो, इसे और अच्छे से पढ़ो, देखो कोई चीज़ अगर क्लास के नोट्स में कम रह गई है तो उसे ऐड कर लो। तो बच्चों को भी खुद जाके वो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, नहीं तो इस टाइप के एग्जाम्स अब निकलना थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर हमें पता है कि इस सोर्स की कोई अच्छी किताब है तो बच्चों को वो हमें किताब का नाम बताना पड़ेगा। अगर हमारे पास वो किताब है तो बच्चों को देनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को पढ़िए अब, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर क्लास नोट्स यू हैव टू रीड दिस। अब उनका टाइम बढ़ता जाएगा, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ, पर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब वो प्रिपेयर रहेंगे किसी भी टाइप के बाउंसर के लिए। अगर टफ से टफ क्वेश्चन दिया जाए तो उन्होंने एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, वो कर लेंगे सवाल, ठीक है। और क्योंकि अब साइंस की तरफ जा रहा है पेपर काफ़ी, तो आपको बेसिक साइंस थोड़ी आनी चाहिए। पहले सिर्फ बेसिक साइंस पूछा जाता था, आज के सवाल देखिए आप, इसमें आया हुआ है IAEA सेफगार्ड से रिलेटेड सवाल है। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें, कार्बन नैनो फाइबर्स के बारे में सवाल है। फिर सवाल है आपका स्टील स्लैग के बारे में, तो आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, स्टील स्लैग कहाँ काम आ रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जितने भी हो सकते हैं आपके, वो आपको सोचने हैं। तो बेसिक साइंस आपको आनी चाहिए।
बेसिक अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टील का है तो आपको ब्लास्ट फर्नेस पता होना चाहिए, ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, वहाँ से आयरन निकलता है, कैसे निकलता है वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, उसका रेसिड्यू क्या बचता है वो पता होना चाहिए, रेसिड्यू में क्या होता है वो पता होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मतलब एक इंक्लिनेशन है साइंस की तरफ, साइंस के नए नए एक्सपेरिमेंट, जितना भी साइंस में नयापन हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हर चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है। तो अब आपको साइंस बेस्ड पढ़ना है, एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है, और उसका पहले कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ रटना नहीं है कि भैया अगर कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ जाए तो कार्बन नैनो ट्यूब्स अपने जगह जाके रट लिया कि कार्बन नैनो ट्यूब्स होता है। नहीं, आपको समझना है कि ये कार्बन है, ये नैनो है, ये ट्यूब्स है, ये नैनो लेवल पे क्यों गया, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक एम क्या है, फंक्शन क्या है, और कैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी को बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, उस लेवल तक आपको लेके जाना है। बिकॉज आप कोई साइंटिस्ट की पोजीशन पे नहीं जाने वाले हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे जाने वाले हो, जिसे अवेयरनेस लेवल उसका हाई होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में इस टाइम पे साइंस की कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस बेसिक फंक्शन उसको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद डेवलप करने में जो मज़ा आएगा, जो आनंद आएगा, वो एक अलग ही रहता है जब आप किसी भी कंसेप्ट को समझते हो। हमारा काम इतना रहेगा कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे पास आ सकते हो, सर के पास जा सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, अब हम इसमें क्या करें, तो हम आपको वो कंसेप्ट समझा देंगे कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इस तरह से वो वर्क होगा। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, एक हाई लेवल पे। अब आप प्रिपेयर्ड हो कि यार सर ने कहीं ना कहीं क्लास में ये तो बताया था। आपको अब क्लास में भी अवेयर रहना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास इसलिए जा रहे हो कि भाई फीस दी है, 1 साल निकालना है, 2 साल निकालना है तो चले जाओ रोज़। नहीं, क्लास में भी आपको अटेंटिव बैठना पड़ेगा। आपको इस माइंडसेट से बैठना पड़ेगा कि भाई मैं एक स्पॉन्ज हूँ, सामने वाला जो बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है और हमें वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है। आप जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो निधिश्री एकेडमी में हम आपको, आप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अलग है। मैं क्लास नोट्स तो तुमको देता ही हूँ, पर क्लास नोट्स हर टॉपिक के बारे में इतना एग्जॉस्टिव पढ़ा देता हूँ कि बेसिक चीज़ों के लिए मैं कम से कम 100, 150, 200 पेज तक लिखवा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इतना लिखवाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खुद के पास इतने उस चीज़ से रिलेटेड नोट्स नहीं हो पाते। पर मैं करता क्या हूँ कि मैं अलग अलग बुक्स से पढ़ के उसमें से जो पॉइंट्स कम रह गए, एक्स्ट्रा रह गए, ये चीज़ आई है, एग्ज़ाम के कुछ पैटर्न्स देखे हैं, पेपर्स देखे हैं, उसके हिसाब से उनके नोट्स का कंपाइलेशन इतना एग्जॉस्टिव बना देता हूँ कि उनको लगता है कि यार अब ये टॉपिक सफिशेंट है। जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में काफ़ी जो लोग रहते हैं जो पढ़ाते हैं वो कम थोड़ा बेसिक पढ़ा दिया, रीज़न नहीं बताया, लॉजिक नहीं बताया कि ऐसा क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं उनके पक्ष में, उनकी तरफ से। दूसरा ऐसा है कि इसके अलावा मैं बच्चों को बोलता हूँ आप मैगजीन्स लेके जाइए। मेरे पास मैगजीन्स रखी रहती हैं, वो घर जाते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, अपनी इंग्लिश पे वर्क करते हैं, वोकेबलरी सीखते हैं। मैगजीन्स में जो मटेरियल रहता है वो उसका नोट्स बना के लेकर आते हैं, मुझे सबमिट करते हैं। तो एप्लीकेशन मतलब मैं आपसे इतना ज़्यादा काम करवाऊँगा यहाँ पे कि आपको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि यार फ्री हूँ मैं बिल्कुल भी। तो कई बार तो वो बोलते हैं कि सर हमारी नॉर्मल जो पढ़ाई चल रही है कॉलेजेस में वो इस वजह से थोड़ी बैक बर्नर पे जा रही है कि हम क्लास का ही इतना काम रहता है कि वो पूरा ख़त्म नहीं कर पाते। सो ऐसा हमारे यहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम है, आपसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाएगी। आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया के में हैं, अगर आप छिंदवाड़ा के आसपास रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, सो डेफिनेटली आप क्लासेस एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए कि क्लासेस की वजह से आपको क्या चेंजेस लगता है, ओवरऑल आपकी नॉलेज में क्या चेंजेस आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि आप जब इतना नॉलेज रहता है किसी चीज़ को लेके, आपको आइडिया रहता है किसी चीज़ को लेके, तो आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि यार अब मैं अवेयर्ड सिटीज़न हूँ, ये इसने ऐसा कैसे किया, उसकी अथॉरिटी नहीं है, इसकी पावर नहीं है। आप इन पॉइंट्स को लेके बात कर सकते हैं। ये माइंस का हेड है तो माइंस वाला किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसका क्या काम है, ये पैसा जाता कहाँ है, ट्रेजरी में जाता है तो ट्रेजरी का क्या काम है, बजट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, बजट का क्या काम है, टैक्स पेयर्स मनी क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आप हर चीज़ को एकदम एक उस लाइन, उस थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग आपकी डिफरेंट हो जाती है जब उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करते हो। सो आज का लेक्चर सिर्फ इसीलिए था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इसी पैटर्न पे है जिस तरह के आपको यूपीएससी सवाल आपसे पूछ रहा है इस साल, और शायद अगले साल 2-3 सालों में इस तरह का पूछता रहेगा। पेपर काफ़ी टफ था, कट ऑफ पिछले साल 98 गई थी जनरल की, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 90 के आसपास जा सकती है मेरे हिसाब से। यूपीएससी ने 6 महीने भले ही डिले किया हो पेपर, पर लेवल उसने बढ़ा दिया पेपर का, काफ़ी टफ लेवल कर दिया, तो कट ऑफ लगभग और ज़्यादा कम जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Okay, if you have any doubt, please do comment on the comment section. I would be available at my office and you can
come and personally meet me if you see this video, and if you are nearby Chinwada. Signing off from Signing off from Nidishya Academy. I'm Ananjan. Bye.